बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं और व्याकरण में हम लोग आज देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण का क्या महत्व है और भाषा के बारे में जानेंगे और लिपि के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग व्याकरण का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो हम लोग संस्कृत भाषा में शुरू करने जा रहे हैं। भाषा जो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। भाषा के बिना हम अपने विचार, भाव दूसरे को न तो बता सकते हैं और न ही दूसरे के भाव और विचार जान सकते हैं। तो संसार में सभी प्राणी अपने मन की बात को कहने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में चहचहाते हैं, बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं। चिड़िया चहचहाती है, शेर गरजता है और मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ होने के कारण, मनुष्य में बुद्धि शक्ति है, वह श्रेष्ठ होने के कारण वह अपने विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है और सुनकर उसे समझता है। तो इस तरह से भाषा जो है वो सभी के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। और आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन है। कोई भी भाषा मनुष्य के लिए अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए और दूसरे के विचारों को सुनकर, समझकर, पढ़कर जो है उसे व्यक्त करने के लिए होता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। हम अपने मन के भाव और विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और सुनकर और पढ़कर उसे जो है वो समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो दूसरे के भाव और विचार को हम समझ लेते हैं सुनकर और उसे पढ़कर। जो लिखित रूप में है उसे पढ़कर समझ लेते हैं। तो इस तरह से भाषा के दो भेद हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे भाषा के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंगे भाषा, और भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं। भाषा के दो रूप हैं और इसमें जो है दो भेद हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें विचारों का, भावों का आदान प्रदान बोलकर होता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा हम अपने भाव प्रकट करते हैं। तो इस तरह से बोलकर प्रकट करने के कारण इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे टेलीफोन पर हम लोग बात करते हैं और कक्षा में अध्यापिका पढ़ाती हैं, तो कहानी सुनाना, ये सब जो है वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि लिखित भाषा, और लिखित भाषा में जो है मौखिक भाषा जैसे कि बात करना हो गया, ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। और लिखित भाषा में लिखकर, जैसे पत्र के द्वारा हम लोग लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं। पत्र के द्वारा हम लोग अपने मन के बात को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जब हम अपने मन के भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कि हम पत्र लिखकर दूसरे को संदेश देते हैं, अपना समाचार बताते हैं, और किताब में जो है वो पत्र लिख के उसे हम लोग बताते हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप हो गया। और जैसे परीक्षा में छात्र जो है वो उत्तर लिखते हैं, वो लिखित भाषा हो गया, तो जिसे लिख कर प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से मौखिक भाषा और लिखित भाषा
ये दो भेद हैं भाषा के। और भाषा जो है वो अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करने का माध्यम है, साधन है। और अब हम लोग देखते हैं लिपि। तो लिपि जो है वो इसमें किसी भी भाषा को जो है ध्वनियों को बोलकर प्रकट किया जाता है और लिखने के लिए एक निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं और उन निश्चित ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसको लिपि कहते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में लिपि जो है वो संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। तो संस्कृत भाषा की लिपि हो गई देवनागरी और लिपि कहते हैं ध्वनि चिन्हों को। इसमें देवनागरी लिपि है और इसका प्रयोग जो है हम लोग भाषा को लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और संस्कृत में इन दोनों की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो इस तरह से लिपि जो है वो निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग जो है किया जाता है भाषा को लिखने के लिए। तो ये है लिपि। और अब हम लोग देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्याकरण में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शब्दों को, वाक्यों को और उसमें लिखे गए जो शुद्ध रूप से लिखना जो है वो हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग एक शब्द लेते हैं परीक्षा। तो ये शब्द जो है वो अशुद्ध है और अशुद्ध होने के कारण यहाँ पे ये सार्थक शब्द नहीं है। परीक्षा शब्द सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और इसके बाद इसको हम लोग व्याकरण के द्वारा हम लोग सही मात्रा का प्रयोग करके उसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो शुद्ध रूप में इसका रूप हो जाता है परीक्षा। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं आर्षीवाद। तो आर्षीवाद जो है ये अशुद्ध रूप है, शब्द का ये अशुद्ध रूप है। तो ये जो है वो सही मात्रा नहीं लगाने से, सही जगह पे मात्रा नहीं लगाने से ये शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। तो आर्षीवाद की जगह पे होना चाहिए आशीर्वाद। तो इस तरह से आशीर्वाद शब्द होता है जो शुद्ध होता है। तो इसी तरह से अगर हम कोई वाक्य लें तो व्याकरण का कार्य है, यहाँ पे हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण का कार्य है कि वह हमें शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो यहाँ पे हम एक शब्द लेते हैं, वाक्य लेते हैं बालकाः पठति। यहाँ पर हम लोग एक शब्द ये वाक्य लिए हैं बालकाः पठति। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बालकाः शब्द जो है वो बहुवचन का रूप है। बालकाः एक वचन होता है, बालकौ द्विवचन होता है और बालकाः बहुवचन होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बालकाः शब्द जो है वो बहुवचन है और इसके साथ जो क्रिया लगी है पठति वो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो बहुवचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया है, तो ये अशुद्ध है। तो इसको हमें शुद्ध करने के लिए लिखना होगा बालकाः एक वचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया ही होनी चाहिए। तो यहाँ शुद्ध रूप हो जाएगा इसका बालकाः पठति। तो यहाँ पे हम लोग इसका शुद्ध रूप लिखेंगे बालकाः पठति। अब इसी तरह से हम लोग एक वाक्य और लेते हैं और जिसमें ये बताया, जिसमें हम लोग ये पहला वाक्य था इसका शुद्ध रूप ये है और दूसरा वाक्य हम लोग लेते हैं कि बालिका
पुस्तकम, बालिका पुस्तकम पठन्ति। तो यहाँ पे बालिका पुस्तकम पठन्ति। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि बालिका एक वचन है और यहाँ पे पठन्ति जो है वो बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर बालिका के साथ पठन्ति शब्द जो है वो उसका प्रयोग अशुद्ध है। तो इसको हम लोग शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा बालिका, बालिका पुस्तकम, एक वचन की ही हमें क्रिया भी लगानी होगी, पठति। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शब्दों का, वाक्यों का शुद्ध जो है लिखने का कार्य जो है वो हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि व्याकरण के द्वारा ही हमें मात्रा का ज्ञान होता है और उसमें हमें वाक्य में कैसे शब्दों को प्रयोग करना है और उसका शुद्ध रूप क्या है, ये हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार, व्याकरण के इस तरह से 3 अंग होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि व्याकरण का क्या महत्व है। अगर उसका ज्ञान ना हो तो हम शब्दों को शुद्ध ढंग से लिख नहीं सकते और सही ढंग से वाक्य नहीं बना सकते और हम अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते। तो इस तरह से व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं और इसी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे ज्ञान हम लोगों को होता है भाषा के बारे में, जिसमें पहला है वर्ण विचार है पहला, और दूसरा है शब्द विचार। पहला वर्ण विचार हो गया, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो इस तरह से हम लोग इन 3 के अंतर्गत व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह, ये सारी चीज़ें होती हैं और वर्णों को किस तरह से जोड़ा जाता है और उसका विच्छेद किया जाता है, वर्ण संयोजन किया जाता है और वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो इसमें हम लोग वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर और व्यंजन, वर्णमाला, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्दों को किस तरह से सार्थक रूप में लिखना है और किस किस तरह के शब्द होते हैं और उन सार्थक शब्द क्या हैं, ये सब के बारे में हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का किस प्रकार निर्माण किया जाए, किस तरह से वाक्य रचना की जाए और उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का प्रयोग वाक्य में किस आधार पर होता है, उसका नियम क्या है। तो व्याकरण के अंतर्गत ही हम ये जानते हैं कि किस तरह से भाषा को नियमों में बांधा जाता है और नियमों में बंध कर ही भाषा जो है वो सार्थक शब्द का निर्माण होता है और सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग यहाँ पे भाषा, लिपि और व्याकरण, इन सब के बारे में हम लोगों ने मुख्य बातें जानी। और अब हम लोग इसके बाद दूसरे अध्याय का लेंगे वर्ण विचार। वर्ण के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजन, अयोग, वाह के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पाठ 2 वर्ण, और इसके अंतर्गत हम लोग वर्णमाला देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण क्या है। हिंदी में तो सभी बच्चों ने पढ़ा है और हिंदी संस्कृत भाषा से ही निकली भाषा है।
तो इस तरह से वर्ण जो है मूल ध्वनियों को जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण यहाँ पर जैसे कि क, ख, ग, ये इनके और खंड नहीं हो सकते, तो इसे वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसको व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। और संस्कृत वर्णमाला में हम लोग संस्कृत के जो है वर्ण, स्वर और व्यंजन को देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग वर्ण मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों में स्वर, वर्णों के जो भेद हैं वो है स्वर और व्यंजन। तो स्वर के अंतर्गत सबसे पहले स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है जिसे हम लोग साधारण उसमें छोटा कहते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ। तो इस तरह से बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसकी मात्रा भी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ह्रस्व स्वर यानी कि जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, तो जिसमें कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, कम, और दीर्घ का अर्थ होता है ज़्यादा, बड़ा। तो इस तरह से स्वर के अंतर्गत ये पूरे स्वर आते हैं। और अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन जो है वो जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन में हमें उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है वो सबसे पहला जो वर्णमाला में व्यवस्थित समूह है उसके अंतर्गत सबसे पहला इसमें क वर्ग है। और क वर्ग जो है वो क, ख, ग, घ, अंग, इसमें ये हल लगा हुआ है, अर्थात इसमें अभी कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए इसके अंत में ये हल का प्रयोग किया गया है। और जब हम इसमें कोई स्वर मिला देते हैं, कोई स्वर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा क बन जाता है। जैसे कि हम लोग क में ये क है, ये व्यंजन है, इसमें जब हम लोग अ स्वर मिला देंगे तो ये पूरा क बन जाएगा और ये हल जो है ये हट जाएगा। तो इस तरह से ये हल हटा के, ये जो तिरछी लाइन निशान लगा हुआ है इसे हटाकर ये पूरा क बन जाएगा, और नहीं तो ये इसमें जो है वो केवल व्यंजन है, स्वर इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे व्यंजन में जो है वो व्यंजन में क वर्ग है, सबसे पहला वर्ग क वर्ग होता है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से ये जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो क, ख, ग, घ, अंग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड, और त वर्ग में त, थ, द, ध और न। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ इसको कहते हैं, य, र, ल, व, और उसके बाद है श, स, स, ह। तो इस तरह से ऊष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। और ये जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो इस तरह से ये व्यंजन हो गए और ये स्वर हो गया।
और इसके बाद 3 मात्रा का, जैसे ओम लिखा जाता है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और अब हम लोग देखेंगे अयोगवाह। तो अयोगवाह के अंतर्गत जो मात्रा हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन। और अब हम लोग देखेंगे कि अनुस्वार, अनुनासिक, इसका प्रयोग भी किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग संयुक्त व्यंजन को भी देखेंगे। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कई व्यंजन आते हैं, कई वर्ण हैं जिनको कि जिसमें कि 2 व्यंजन रहते हैं। तो इसमें क्ष, यहाँ पे क्ष, त्र और ज्ञ, क्ष, त्र और ज्ञ। यहाँ पे इसमें जो है क और श, ये दोनों जो है, ये क्ष यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम इतना ही मिलाते हैं तो ये जो है क्ष के नीचे जो है वो हल लग जाएगा। लेकिन जब हम इसमें अस्वर मिलाएंगे, जब हम इसमें अस्वर मिला देंगे तो ये पूरा क्ष बन जाएगा। तो इस तरह से केवल क और श मिलाने से क्ष बनता है। और इसके बाद हम इसमें अस्वर मिला देंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें स्वर नहीं है। तो जब अस्वर मिलाएंगे तो ये क्ष बन जाएगा। तो जैसे हम लोग शब्द लिखते हैं कक्षा, तो कक्षा शब्द इससे बनता है कक्षा। तो इसमें क और श का उच्चारण होता है, छ का उच्चारण नहीं होता है, कक्षा बोला जाता है। और अब हम लोग त्र को देखेंगे। त्र में जो है वो त और र, त और र इन दोनों को मिलाएंगे तो ये त्र बनेगा और यहाँ पे हल का निशान लगेगा। इसको जो तिरछी लाइन होती है इसको हल कहते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको हल कहा जाता है। और अब हम इसमें अगर अस्वर मिलाते हैं तो ये पूरा त्र बन जाता है। तो त्र बन जाता है, जैसे कि त्रेता युग हम लोग लिखते हैं त्रेता, त्रेता शब्द बन गया। और अब हम लोग ज्ञ, इसमें ज प्लस इया, ये 2 को अगर हम मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो बनेगा ज्ञ। और जब हम इसमें अ मिलाएंगे तो ये पूरा ज्ञ बन जाएगा। तो जब हम लोग को वर्ण विच्छेद करना होता है तो हम लोग ज, य और अ का प्रयोग करते हैं ज्ञ बनाने के लिए। तो इस तरह से ज्ञ को पूरा इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो इस तरह से अलग होता है। और इससे जो है वो ज्ञान शब्द बनता है। ज्ञान, विज्ञान, इन सब में ज्ञ का प्रयोग होता है। और इसी तरह से द्व का प्रयोग होता है। द्व, इसमें द और व प्लस अ कर देंगे तो ये पूरा द्व बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि द्व में द, व और अ, द्व हो गया। और इसी तरह से दया भी बनता है। दया में द आधा द और य, ये और इसमें अ हम मिलाएंगे तो बन जाएगा दया। और इसी तरह से संयुक्त व्यंजन पूरे बनते हैं। और अब हम लोग देखेंगे जो कि पाठ में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किया जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह से किसको मिलाने से क्या बनता है। तो इसके बाद और भी है, श्र भी है और श्री भी होता है। तो इन सब का भी प्रयोग संयुक्त अक्षर में होता है, संयुक्त व्यंजन में किया जाता है। और अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्णों का संयोजन किया जाता है और वर्णों का विच्छेद किया जाता है। तो वर्ण संयोजन में जब एक क्रम में वर्णों को, वर्ण विन्यास जो होता है, जब एक क्रम में वहाँ पे वर्णों को अलग किया जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और उन्हीं वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद देखेंगे।
वर्ण विच्छेद, और इसमें हम लोग कुछ शब्दों के बारे में उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद में यानी वर्णों को अलग करना, इसमें एक व्यवस्थित क्रम में जो है वर्णों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, तो उसमें से स्वर और व्यंजन दोनों को ही अलग करना होता है। और वर्ण संयोजन में वर्णों को जोड़ना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शब्द लेंगे बालिका। तो बालिका शब्द हम लोग यहाँ पर लेते हैं, पहला शब्द बालिका। और बालिका शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है। और बालिका शब्द में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बा लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बा लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से व्यंजन और स्वर अलग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ब, ये व्यंजन है इसमें, और इसमें आ स्वर मिला है, आ स्वर मिला है, तो इसमें आ स्वर मिला देंगे तो ये बन जाएगा बा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे ली, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे ली लिखा हुआ है। तो अब इसी के आगे प्लस करते हुए हम लोग इसको व्यंजन और स्वर अलग करेंगे। तो बा ल में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लोग छोटी ई का प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा ली। यहाँ पे ये बन गया ब आ बा और ल ई ली, बा ली। अब है तीसरा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे का। तो यहाँ पे इसमें से भी हम लोग स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। तो अब यहाँ प्लस का निशान, इसको धन भी कहा जाता है, जोड़ का निशान है ये। तो यहाँ पे का है और उच्चारण करके हम लोग देखेंगे का। तो का उच्चारण हो रहा है, इसमें आ स्वर निकल रहा है। तो हम लोग क लिख के यहाँ हल लगाएंगे और इसके आगे आ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा बालिका। तो अब सभी बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, और जब हम इसको पूरा जोड़ेंगे इन तीनों को, तो शब्द बन जाएगा बालिका। तो इस तरह से बालिका, ये पूरा जोड़ देने से बालिका शब्द बन जाएगा। और इसी तरह से हम लोग वर्ण विच्छेद भी करते हैं। और इसको समझने के लिए ये भी जानना आवश्यक है कि हम लोग व्यंजन में जो स्वर जोड़ते हैं उसी की मात्रा वहाँ पर आती है। जैसे कि यहाँ पे ब है, तो ब में अगर हम अ जोड़ेंगे, यहाँ पे ब में अ जोड़ेंगे तो बनेगा केवल ब। और ब में अगर हम ई जोड़ेंगे, बड़ी ई, तो बन जाएगा बी। और ब में अगर हम ऊ जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है बू बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसी तरह से जो भी मात्रा हम इसमें जोड़ेंगे वो वही बन जाएगा। तो उसमें स्वर जो है जो मिलाएंगे उसी का उच्चारण इसमें होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्ण संयोजन होता है। ये वर्ण विच्छेद हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ण संयोजन। तो इसमें भी उसी तरह से किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अलग किया है उसी तरह से इसको जोड़ेंगे भी। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ण संयोजन के लिए शब्द लेते हैं, वर्ण संयोजन। तो यहाँ पे हम लोग एक ये बालिका हो गया वर्ण विच्छेद के लिए, और यहाँ पे दूसरा हो गया वर्ण संयोजन। और वर्ण संयोजन के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्णों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द लेंगे, यहाँ पे बालिका शब्द था, और यहाँ पे हम लोग शब्द लेते हैं रामः। रामः शब्द ले लिए। अब रामः शब्द को हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो रामः शब्द का वर्ण संयोजन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, फिर उसका संयोजन करेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है पहले हम लोग उसको वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रामा में रा उच्चारण आ रहा है बोलने पे, तो र प्लस आ, रा हो गया। और फिर अब हम लोग करेंगे म प्लस अह। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि र और आ को हम लोग स्वर और व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन जो है वो स्वर इसमें मिल जाएगा।
तो र और आ मिलकर यहाँ पे बन गया रा, और म और अह को जोड़ेंगे, ये व्यंजन है, ये स्वर है, और ये हल लगा है। यहाँ पे म और अह मिलकर पूरा म बन जाएगा और ये विसर्ग यहाँ लग जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाएगा रामः। तो सभी बच्चे इस चीज़ को समझ लेंगे कि जिस तरह से शब्दों को अलग किया जाता है वैसे ही इसको जोड़ा भी जाता है और ये शब्द बन जाएगा। तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन जो है ये हम लोगों ने देखा, और विसर्ग का उच्चारण जो है वो ह की तरह होता है। विसर्ग जो है वो हम लोग देखेंगे, विसर्ग का निशान इस तरह से लगाया जाता है ऐसे करके, और इसका जो है वो ह की तरह इसका उच्चारण होता है, जैसे रामः, रामः, और गजः, गजः, अश्वः। तो ये अह उच्चारण जो है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरह से सभी बच्चों ने देखा कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण की किताब में पाठ 1, आप लोग की जो व्याकरण की किताब है व्याकरण निधि, उसके पाठ 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में दिया था, और पाठ 2 के अंतर्गत वर्ण दिया था, वर्ण विचार है ये। और वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला और वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और स्वर, व्यंजन, इन सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो आशा है सभी को समझ में आया होगा और आप इसे अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।